नमस्कार। मुद्दा तो है, मैं आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ब्रजेश चौक से। आज मुद्दा है मोदी का बयान, मुसलमानों पर घमासान। जी हां, राहुल गांधी के संपत्ति सर्वे वाले बयान पर पीएम मोदी ने जोरदार प्रहार किया है। मोदी के पहले ही कांग्रेस के मैनिफेस्टो में मुस्लिम लीग की छाप बता चुके हैं और अब उन्होंने आरोप लगाया है कि कांग्रेस संपत्ति का सर्वे करवाकर इसे मुसलमानों में बांट देगी। उनके इस बयान का असर अब प्रदेश में भी देखा जा रहा है। मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कहा है कि ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस का घोषणा पत्र मुस्लिम लीग या वामपंथियों ने तैयार किया है, जिस पर अब कांग्रेस बौखला गई है। अरुण यादव ने पीएम मोदी पर झूठ बोलने का आरोप लगाया है, लेकिन कांग्रेस संपत्ति का सर्वे क्यों करवाना चाहती है? क्या कांग्रेस का मैनिफेस्टो अब उस पर भी भारी पड़ रहा है, या फिर बीजेपी सर्वे और मुसलमानों के बीच कनेक्शन बताकर कांग्रेस के खिलाफ कोई नैरेटिव सेट करना चाहती है? आज इन तमाम पहलुओं को समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन पहले देखिए रिपोर्ट। उन्होंने कहा है कि अगर कांग्रेस की सरकार बनेगी तो हर एक की प्रॉपर्टी का सर्वे किया जाएगा। हमारी बहनों के पास सोना कितना है उसकी जांच की जाएगी। उसका मंगलसूत्र वो एक सोने का कीमत का मुद्दा नहीं है, उसके जीवन के सपनों से जुड़ा हुआ है। तुम उसे छीनने की बात कर रहे हो अपने मैनिफेस्टो में। गोल्ड ले लेंगे, सबको वितरित कर देंगे। और पहले जब उनकी सरकार थी उन्होंने कहा था कि देश की संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। इसका मतलब ये संपत्ति इकट्ठी करके किसको बांटेंगे? जिनके ज्यादा बच्चे हैं उनको बांटेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने एक बार फिर कांग्रेस के न्याय पत्र पर जमकर प्रहार किया। कांग्रेस के वेल्थ सर्वे के इरादों पर मुसलमानों में बांटने तक का आरोप लगाया। प्रधानमंत्री ने कहा कि कांग्रेस महिलाओं का मंगलसूत्र छीनना चाह रही है। हालांकि अब इस मामले में मध्य प्रदेश में सियासत गर्मा गई है। मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि कांग्रेस के मैनिफेस्टो को देखकर ऐसा लग रहा है जैसे इसे मुस्लिम लीग या फिर वामपंथियों ने तैयार किया होगा। गौर करें तो इससे पहले मोदी ने कांग्रेस के न्याय पत्र पर भी इसी तरह के आरोप लगाए थे। आप कांग्रेस का मैनिफेस्टो उठा के देख लीजिए, ऐसा लगता है कि कोई वामपंथी ने बनाया या मुस्लिम लीग ने बनाया, ऐसा उनका पूरा की पूरा घोषणा पत्र है। तो उन्होंने देश के बारे में तो चिंतन ही नहीं है, उनका कुर्सी के बारे में चिंतन है। इधर पीएम मोदी और कैलाश विजयवर्गीय के बयान पर कांग्रेस आग बबूला है। अरुण यादव ने प्रधानमंत्री पर झूठ बोलने का आरोप लगाया और सोशल मीडिया पर पोस्ट करके कहा कि बिना झूठ बोले मोदी जी को नींद नहीं आती होगी। वहीं कांग्रेस विजयवर्गीय के बयान पर भी हमलावर दिखी। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को चुनौती है कि हमारे न्याय पत्र या घोषणा पत्र में कहीं भी हिंदू मुस्लिम लिखा हो तो वह दिखा दें। इस तरह का हल्कापन, ओछी मानसिकता आपकी राजनीतिक संस्कारों में है। कुल मिलाकर कांग्रेस के मैनिफेस्टो पर सियासी संग्राम छिड़ गया है। जानकारों की माने तो ये पूरी लड़ाई एक नए नैरेटिव सेट करने की है। बीजेपी कोशिश ये कर रही है कि कांग्रेस को उसके वेल्थ सर्वे पर घेरा जाएगा और अब बीजेपी ने इसे सीधा मुसलमानों से जोड़कर कांग्रेस की मुसीबत बढ़ाने का काम किया है। खैर, बीजेपी की इस रणनीति का कांग्रेस तोड़ निकाल पाएगी, ये देखना दिलचस्प होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। तो इस मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं कांग्रेस प्रवक्ता केदार सिरोही, बीजेपी प्रवक्ता डॉक्टर प्रेम व्यास और वरिष्ठ पत्रकार अशोक शुक्ला। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। व्यास जी, शुरुआत आपसे ही करते हैं। आपने अभी सुना कांग्रेस प्रवक्ता क्या कह रहे थे? बोल रहे थे हमारे मैनिफेस्टो में कहीं भी मुसलमान शब्द लिखा हो तो बता दीजिए, चुनौती दे रहे थे। अरुण यादव कह रहे हैं झूठ बोले बिना प्रधानमंत्री और बीजेपी नेताओं का खाना नहीं पचता है। देखिए ब्रजेश जी, समस्या क्या है कि वो कत्ल करके भी बेगुनाह हो गए और हम चर्चा करके बदनाम और गुनहगार हो गए। समस्या यहाँ है। अब देखिए, इनका जो मैनिफेस्टो था, निश्चित रूप से उसके पूर्व की बात करेंगे। 2006 में मनमोहन सिंह साहब ने पटल पर खड़े होकर बोला था
कि देश के संसाधनों पे जो पहला अधिकार है वो अल्पसंख्यक का, और उसमें पर्टिकुलरली मुस्लिम वर्ड्स का प्रयोग किया गया था। कि अपीसमेंट पॉलिटिक्स तब से चल रही है। आप देखिए 55 साल से अगर माइनॉरिटी का जो कमीशन है उसका अध्यक्ष है, तो क्या कोई अल्पसंख्यक रहा है? सिर्फ मुस्लिम रहा है, पारसी, जैन, सिख, इसके अलावा यहूदी। कोई भी अध्यक्ष रहा हो तो बता दीजिए। माइनॉरिटी सेल में आज तक के 55 वर्षों के अध्यक्ष में एक भी माइनॉरिटी दूसरे पारसी, जैन, सिख या बौद्ध या यहूदी का हो तो बता दीजिए। अभी इन्होंने मैनिफेस्टो में कहा है कि मुस्लिम पर्सनल लॉ की हम रक्षा करेंगे, तो कहां खत्म हो गया मुस्लिम पर्सनल लॉ और किस तरह से रक्षा करेंगे? निश्चित रूप से बता दें उसको। दूसरा ये कह रहे हैं कि हम मुस्लिमों के लिए, लिखा है उसमें, मुस्लिमों के लिए जो लोन है उसकी शर्तों का सरलीकरण करेंगे। किस तरह से करेंगे? क्या दूसरे जो शोषित वंचित समुदाय के लोग हैं उनके लिए नहीं कर सकते? ड्रेस कोड की बात करी गई, तो मुझे बताइए ड्रेस कोड की बात किस समुदाय के लिए कही गई है? क्या सिख समुदाय के लिए की है, जैन समुदाय के लिए की है, किस समुदाय के लिए की है? और परिधानों का जो समर्थन करेंगे जिस तरह से मजहबी परिधान है, तो ये किसके लिए कहा गया है? मैनिफेस्टो पर जो है तुष्टीकरण स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। 1936 में जो मुस्लिम लीग ने अपने मैनिफेस्टो में डाला था, निश्चित रूप से ये पूरा प्रारूप उसी को लेके करता है। और ये कह रहे हैं ईडब्ल्यूएस, जिस तरह से ईडब्ल्यूएस के लिए भी कहा गया है कि उसके अंदर भी हम माइनॉरिटी को लेकर आएंगे। अब ईडब्ल्यूएस तो लाया ही इसीलिए गया था कि जो माइनॉरिटी है, जो गरीब है, शोषित है, वंचित है, जिनको सुविधाओं का लाभ नहीं मिल रहा है, उनके लिए ईडब्ल्यूएस लाया गया था। आज निश्चित रूप से वो लाभ ले रहे हैं, लेकिन उसके अंदर भी तुष्टीकरण करना है। ये कह रहे हैं हम वेल्थ रिडिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। अब वेल्थ रिडिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या होता है, ये मेरे कांग्रेस के मित्र समझा देंगे तो बड़ी अच्छी बात रहेगी। और जज साहब के लिए कह रहे हैं, जुडिशरी के लिए भी कहा है कि जुडिशरी सिस्टम बदलेंगे, जबकि पूर्व से बदलते आए हैं जुडिशरी सिस्टम। जिस तरह से बहरुल इस्लाम साहब, और उनको विधानसभा, उनको सांसद का टिकट दिया गया, उसके बाद में वो हाई कोर्ट से रिटायर हुए, सांसद का टिकट, उसके बाद में पुनः कोर्ट, और उसके बाद में पुनः राज्यसभा। ये हो चुका है, पूर्व में कर चुके हैं, और उसके बाद अभी पुनः ये करने का प्रयास कर रहे हैं। तो प्रधानमंत्री जी ने जिस तरह से उसको उजागर करा है, अगर इन्होंने कहीं भी उसमें हिंदू वर्ड का प्रयोग करा हो या सनातन को संरक्षित करने का प्रयोग किया हो तो नहीं है, सिर्फ एक कौम को टारगेट करने का कार्य कर रहे हैं। इसीलिए हमने कहा है, आजादी के पश्चात सबसे पढ़ी लिखी कम्युनिटी थी, लगभग 90% मुस्लिम उस समय साक्षर हुआ करते थे, लेकिन ये कांग्रेस का तुष्टीकरण है कि उनको गर्त में धकेलते रहे। और आज क्या परिस्थिति है ये देश बहुत अच्छे से दिख रहा है। केदार जी दीजिए जवाब। वो कह रहे हैं कि इसमें वामपंथी ने बनाया या मुस्लिम लीग की छाप दिख रही है। तमाम उदाहरण गिनाए उन्होंने कि आप अदालत में भी एक तरह से कोटा निर्धारित करेंगे, अल्पसंख्यकों को आप सस्ता ऋण देंगे, तमाम चीज़ें तो हैं आपके उसमें न्याय पत्र में। फिर ये तुष्टीकरण नहीं तो क्या है? और आपने मौका दे दिया बीजेपी को एक। ब्रजेश जी मौका दिया है, अभी आप पहले ही चरण हुआ है जी, अभी जी। तो पहला चरण है, अभी पहला इंजेक्शन आया है जनता का, उसी में ही गड़बड़ाहट है। मोदी जी लाल पीले हो गए। रात को नागपुर में गए थे ना, अभी 2 दिन पहले, आपको इंटरनल खबर होगी, गडकरी जी मिले नहीं, वहां पर हाथ बात जोड़े, वहां के सिखों ने एक भी वोट नहीं डाला। तो अभी जो पहला इंजेक्शन जनता ने लगाया है उसका जो असर हुआ है वो मोदी जी की जबान पर आने लगा है। अभी तो रुकिए तो सही, वो हमारे नए नए शब्द निकालेंगे। अभी हिंदू मुस्लिम आएगा, क्योंकि इनने 10 साल किया तो कुछ नहीं, इनने अपना कमल खिलाने के लिए वो अडानी रूप का जो कमल खिलाने के लिए जो भारत में कीचड़ मचाया ना, अब उस कीचड़ का परिणाम आ रहा है। मोदी जी को दिख रहा है कि जिस तरीके से उन्होंने तानाशाही की है 10 साल में, उस तानाशाही का हिसाब देना पड़ेगा, क्योंकि ये लोकतांत्रिक देश है। और ये भाजपा वाले आते कहां से हैं, मुझे इनका भी रिसर्च करना पड़ेगा। बड़े क्यूट लोग हैं ये, अंग्रेजों के एजेंट, अंग्रेजों के लिए मुखबरी करने वाले, अंग्रेजों से पेंशन लेने वाले। ये बता रहे हैं ये मुस्लिम लीग का है। किसानों को न्याय देना, किसानों को एमएसपी देना। मालूम है हमें कि भारतीय जनता पार्टी को किसान विरोधी है, वो इसको पचा नहीं पाएगी। युवाओं अभी तो अल्पसंख्यकों पे आ जाओ ना आप, जो इतने सारे उदाहरण गिनाए उन्होंने, ये क्या है? सर एक बात बताओ, आप किस तरह के देश में, हम संवैधानिक लोकतांत्रिक देश में है ना, कि किसी एक अपने प्राइवेट लिमिटेड में? अब नहीं तो लोकतंत्र में सबको समानता का अधिकार है ना, सबको बराबर का, यही कहना चाह रहा हूं ना आप। तो फिर आप ऐसा क्यों लिख रहे हो कि उनके लिए विशेष? सर अब मजदूरों के लिए लिखा है, उसमें युवाओं के लिए लिखा है, उसमें किसानों के लिए लिखा है, उसमें आदिवासियों के लिए लिखा है। आप मुझे एक बात बता दीजिए ब्रजेश जी,
बड़ा ईमानदारी से जी। आप देश में क्या भाजपा प्राइवेट लिमिटेड के अंदर काम रहना चाहते हैं या एक लोकतांत्रिक देश व्यवस्था? हमने उसमें लिखा है, एक तरफ भाजपा कहती है कि हम संविधान का आदर करते हैं, हमने लिखा है कि संवैधानिक दायरे में हक देंगे। अब ये कल कहेंगे कि सिखों को पगड़ी नहीं पहनाने देंगे, क्योंकि ये तो अंग्रेजों के विचारधारा के लोग हैं ना। कल ये कहेंगे कि जैन मुनियों को कपड़े पहनाएंगे, कल ये मुस्लिमों को कहेंगे टोपी नहीं लगाने देंगे, कल तो मेरे जैसे हिंदू को भी कहेंगे कि अच्छा, तुम धन कांग्रेस की में हो, ये असमानता करावा को मत पहनो। समान कैसे करेंगे? मुझे कितनी तनख्वाह मिलती है, आप कितनी कमाते हो, क्या इसको भी बांट दोगे? धन की असमानता को नहीं। समान करेंगे क्या? मतलब स्पष्ट ब्रजेश करो जी, ना। ब्रजेश जी, हाँ मैं स्पष्ट कर रहा हूँ ना। देखो मोदी जी का तो काम ही है, मोदी जी भारतीय राजनीति में हिंदू मुस्लिम के लड़ाई के एवज में पैदा हुए हैं। वो कोई विजनरी लीडर तो है नहीं। उनका विजन तो हमने देखा ना कि नाली से गैस बना के उनने 1100 रुपए में टंकी भर दी, उन्होंने वो रडार निकाल दी, उन्होंने एक वो बयान भी दिया था, आपको याद होगा, जिसको राहुल गांधी जी के माथे मर दिया गया कि इधर से आलू डालेंगे उधर से सोना निकलेगा, हमारी सरकार आएगी। तो पता पड़ा सरकार आई, केदारनाथ के मंदिर में सोना लगा तब वो पीतल निकल गया। इनके पास प्रॉब्लम वो है। राहुल गांधी जी ने ये कहा है कि हम इस देश का एक्सरा करेंगे, सर्वे जनगणना करेंगे, लोगों की आर्थिक, इनका जो मंगलसूत्र पहन रखा है ना अडानी नाम का, वो उसका डर है इनको। एक आदमी पूरे देश में अमीर बनता जा रहा, 22 लोग पूरे देश में अमीर बनते जा रहे। हमारे यहाँ SC/ST के लोगों को खाने का नहीं। अरे 63-70 लाख लोगों को सिंगल टाइम भोजन नहीं है। मंगलसूत्र बहुत गंभीर मुद्दा है, उस पर ऐसी टिप्पणी मत करो आप। नहीं टिप्पणी होगी, देश की अस्मिता को ललकार रही है भाजपा, देश के भाईचारा को तोड़ रही है। उससे बड़ा दुर्भाग्य और क्या हो सकता है? 67 लाख लोगों को निवाला नहीं है सर, बच्चों को। वो हमारे आप सब आपके कुछ कह रिश्तेदार हो चुके, सकते हैं। मुद्दे पे आपने क्या नहीं कहा, उनके जो लिए उनने निवाला- आरोप लगाए, जो सवाल खड़े किए, केदार जी उन पर भी तो आ जाओ। आप ड्रेस कोड की बात की, मैं आ रहा हूँ ना। आप कोर्ट में सर, अल्पसंख्यकों मैंने की जवाब नियुक्ति की दिया। बात की, यूसीसी का सब समर्थन जगह करेंगे कि अधिकार नहीं? होना चाहिए। EWS में आप उसमें भी कोटा निर्धारित कर रहे हो, ये क्या है? EWS तो देखिए, उसी के लिए है ना, सब आर्थिक रूप से कमजोरों के लिए। देखिए, जो आर्थिक रूप से होंगे, वो आर्थिक रूप से कमजोर होंगे, उनको इस देश में सरकार क्यों बनाई जाती है ब्रजेश जी? ये तो अभी शुक्ला साहब बताएंगे, क्योंकि आज बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति बैठे हैं, इसलिए मैं ज्यादा इधर उधर की बात नहीं कर रहा हूँ। एक बहुत ही समझदार और बहुत सीनियर व्यक्ति बैठे हैं। हमारे तो लोग कर जो चुके, गरीब क्या वोट क्यों बचा है? देते हैं? वोट क्यों देते हैं? गरीब वोट क्यों देते हैं? आज सबसे ज्यादा जो गरीब वोट देता है वही सबसे ज्यादा परेशान है। आज उसको व्यवस्था नहीं मिल रही है। आज सरकार बनाते इसलिए कि सबसे टैक्स कलेक्ट हो, अरे सबके लिए सबकी हिस्सेदारी निश्चित हो। आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी ने केदार जी, चंद लोगों के लिए हिस्सेदारी रख रखी है। केदार जी, हाँ सर, आपके मैनिफेस्टो में लिखा है बहुसंख्यक बात की जगह नहीं है, तो ये किस पर इशारा है? इसी को तो वो मुद्दा बना रहे हैं, या आपने उनके एक तरह से मौका दे दिया आपने उनको? वही तो मैं कह रहा हूँ, ये जो तमाम मुद्दे उठाए उन्होंने, जो व्यास जी ने कहा, उसमें सिलसिलेवार जवाब देते तो ज्यादा बेहतर रहता। व्यास जी कुछ कह रहे हैं, व्यास जी कह रहा हूँ ना। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का काम है मुद्दे जी। बनाना, उनके पास अजय कोई जी, काम है नहीं। 2-3-4 प्रश्न मैं इनसे पूछ लेता हूँ। यूसीसी बिल पर कांग्रेस समर्थन करेगी या नहीं करेगी, अभी तो ये बता मैनिफेस्टो पे दीजिए। करो। 300 मैनिफेस्टो में है ना, यूसीसी के खिलाफ कर रहे हैं मैनिफेस्टो में। ये कह रहे हैं यूसीसी नहीं होगा, 370 पुनः दायर करेंगे, 3 तलाक पुनः दायर करेंगे, हलाला पुनः दायर करेंगे। ये इनके मैनिफेस्टो में है। ये देख के पढ़ के बता दीजिए। एक भी जवाब अजय जी ने दिया हो तो बता दीजिए, एक जवाब दिया है क्या? अगर मैनिफेस्टो में हो, अगर ठीक मैनिफेस्टो में और नहीं तो माफी एक प्रश्न और कर लेते हैं। चलिए मैं लौट रहा हूँ आप दोनों के 2011 पास। में चलिए शुक्ला जी के पास चला जाता हूँ। ठीक है। लौट रहा हूँ, व्यास जी लौट रहा हूँ। केदार जी लौट रहा हूँ आपके पास। अशोक जी, क्या मैनिफेस्टो के जरिए बीजेपी कोई नैरेटिव सेट करना चाहती है, या कांग्रेस वही चूक कर गई अपने मैनिफेस्टो में जो उसकी कमजोरी थी, जिसका फायदा बीजेपी उठाना चाहती है? उन चीजों का उसने उल्लेख कर दिया जो नहीं करना चाहिए था शायद। ब्रजेश जी, ये जो पहले दौर का तो एक चरण का चुनाव हम लोग देख चुके हैं, जो 102 सीटों पर मतदान का प्रतिशत भी कम था, और उसके बाद आप ये देखिए कि अब चुनावी प्रपंच, ये सब चुनावी प्रपंच के तहत हो रहा है। क्या कांग्रेस ने कहा, क्या उसके मैनिफेस्टो में है? उसने अगर ये कहा कि वो आर्थिक सर्वेक्षण कराएगी,
तो ये स्पष्ट नहीं है कि वो नहीं, क्यों कहने ऐसा का हम कराने तो जा रहे हैं। मैनिफेस्टो की बात कर रहे हैं, उसमें उल्लेख है ना, या जी, केदार जी वो खारिज कर दें उसको, मैनिफेस्टो में है ना ये सब चीजें जो बात कर रहे हैं हम इसकी। ये उससे चूक हुई कांग्रेस से। कांग्रेस को ये बताना चाहिए था कि वो ऐसा क्यों करना चाहती है, उसकी क्या जरूरत थी। अगर उसका कोई हिडन एजेंडा उसमें नहीं था तो उसको स्पष्ट करना चाहिए था। और इसी का एक बड़ा फायदा जो है भारतीय जनता पार्टी की लीडरशिप ले रही है, जो उसको सीधे तौर पर जो हिंदू मुसलमानों का जो ध्रुवीकरण होता आया है हर चुनाव में हम लोग ये देखते हैं। हालांकि इसकी शुरुआत तो 22 जनवरी को हो गई थी, जब सनातनी एक नारा दिया गया कि सनातनी जो है वो राम मंदिर के उसमें जा रहे हैं, जो सनातन विरोधी हैं वो उसका जो है विरोध कर रहे हैं, नहीं जा रहे हैं, वो किसी एक वर्ग को जो है संतुष्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। कांग्रेस के सामने दूसरे तरह की अन्य भी समस्याएं हैं। समस्या उसके सामने सबसे बड़ी ये है कि वो ठीक बात को भी ठीक ढंग से नहीं कह पाती है। और बीजेपी के पास में इस तरह का एक ब्रेन है या कौशल है कि वो साधारण सी भी बात को जो है इतनी गंभीर बना देते हैं, जैसा कि उन्होंने इस मुद्दे को बना दिया है। ले देकर ये पूरा चुनाव जो है, आप देखिए मुद्दों से अब ये भटक चुका है चुनाव। कोई बेरोजगारी की बात नहीं हो रही है, कोई महंगाई की बात नहीं हो रही है, कोई गुड गवर्नेंस की बात नहीं हो रही है। ले देकर बात या तो हिंदू बनाम मुसलमान हो रही है, या फिर उसमें आप देखिए तुष्टीकरण की बात हो रही है कि एक पार्टी जो है तुष्टीकरण के काम में लगी हुई है। और कांग्रेस के सामने एक दिक्कत ये भी है कि उसके पास में जो वोट बैंक बचा है वो इसी वर्ग का वोट बैंक है जिसको साधने की कोशिश करती है। इसलिए उस पर इस तरह के आरोप गढ़े भी जाते हैं, जैसा कि भारतीय जनता पार्टी कर भी रही है। और भारतीय जनता पार्टी की पूरी कोशिश है कि ये चुनाव या तो राहुल गांधी बनाम मोदी जी हो जाए या ये हिंदू बनाम मुसलमान हो, वही हम लोग सब देख रहे हैं। हकीकत ये है कि कांग्रेस जो कुछ भी कर रही है या जो उसने मैनिफेस्टो में कहा है उसको जमीन पे नहीं उतार सकती, उसको अमल पे नहीं ला पाएगी वो। आप आर्थिक सर्वेक्षण इतना आसान नहीं कि आप घर घर जाके एक आदमी की उसकी स्थिति को भाप सके, जान सके उसकी आर्थिक स्थिति क्या, उसके आय के स्रोत क्या है, उसके घर में कितनी संपत्ति है। और ऐसा कांग्रेस ने कहीं कहा भी नहीं है कि वो जो है अगर उसके पास में जानकारी आ जाएगी कि हिंदुओं के पास में ज्यादा पैसा है तो उसको लोगों को पाए। ये सारा कुछ जो हो रहा है पूरी प्रपंच है और ये चलता रहेगा, चुनाव तक चलता रहेगा और इसके बाद में फिर सब चीजें जो है खत्म हो जाएगी। तो केदार जी, पहले चरण के मतदान हुए, आपकी लाइन बिगड़ गई एक तरह से, जो चूक कर गया। आपका कोई हिडन एजेंडा था तो वो उजागर कर देने थी, या आप अपनी बात बेहतर तरीके से जनता के बीच में नहीं कह पा रहे, जो शुक्ला जी कह रहे हैं वो इसको कहने में माहिर हैं। ये भारतीय जनता पार्टी के पास एक ही तो हुनर है, वो शुक्ला साहब ने कह दिया। अब उनकी भी अपनी मर्यादा है, वो एक वरिष्ठ पत्रकार, इसलिए उन्हें सरल शब्दों में बोल दिया है कि भारतीय जनता पार्टी के पास सिर्फ मुंह जबानी तो है, खाता ने भाई जो भाजपा बोलते हैं वो ही सही है। इनके पास न तथ्य है, न विजन है और न नेतृत्व है। लेकिन यही तो कह रहे हैं शुक्ला जी कि वो तो हिंदू मुसलमान करते ही हैं, उसको फायदा मिल जाता है हर बार, और आपने मौका दे दिया, आप चूक कर गए। नहीं सर मौका तो इनने सब तरह के दाव पेच आजमा रहे हैं, इनको अंतर नहीं पड़ना है। पहले चरण में जनता समझे। देखिए सर, आज हम दोनों बात कर रहे हैं, 4 लोग यहाँ बैठ के बात कर रहे हैं, पूरा देश मध्य प्रदेश देख रहा है। आज की तारीख में हर घर समझदार है। अभी जो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं ना व्यास जी, इनके रिश्तेदार से पूछिए कि 2018 से तो वो बेचारा फॉर्म नहीं भर रहा है नौकरी का मध्य प्रदेश में, आई नहीं। अभी आप ही की एक रिपोर्ट है कि 23 लोगों को 2023 में 21 लोगों को ही जॉब मिली है। ये आप कहें कि अभी देखिए ना, किसान जो है वो बेचारा आंदोलन कर रहा है। आज ही आप देखिए पंजाब में खबर आई है कि एक नौजवान जो है वो जेल में, किसान नेता जो है वो 21 दिन से भूख हड़ताल पर है, जबरन उसको रख लिया है। अभी 70 दिन से आंदोलन चल रहा है, पंजाब में रेल ट्रैक बंद है, किसान मांग रहा है, उस पर ये लोग बात नहीं कर रहे। देखिए भारतीय जनता पार्टी सिर्फ और सिर्फ चंद लोगों के लिए काम। तो व्यास जी, पहले चरण में जिस तरह से वोट प्रतिशत गिरा तो आपकी नींद उड़ गई और आप हिंदू मुसलमान करने लगे असल मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए। देखिए ब्रजेश जी, मैं आपकी बात का भी जवाब देता हूँ, इन्होंने कहा उसकी बात का भी जवाब देता हूँ। जैसा आपने कहा, हम 100 सीटों पर लगभग पिछली बार लड़े थे, उसमें से 50-55 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी लड़ी थी और बाकी पे हमारा गठबंधन लड़ा था। हम लगभग 40 से 41 सीटें जीते थे। कांग्रेस कितनी सीटों पर लड़ी थी और कितने सीट जीती थी वो निश्चित रूप से दिख जाएगा। दूसरा, मध्य प्रदेश की बात करें तो जहां बदलाव की स्थिति थी, छिंदवाड़ा सबसे ज्यादा वोटिंग परसेंटेज वहीं गिरा है। निश्चित रूप से जनता जब चुनाव परिणाम आएंगे तो इनकी सबकी बातों का जवाब मिल जाएगा। जो विकास करा है उसका भी जवाब मिल जाएगा। और जो इन्होंने कहा था, मुझे लगता है कि मैं
घोर निंदा करता हूं जिस तरह से इन्होंने सिखों की पगड़ी को लेकर बात करा, और ये कांग्रेस की पुरानी आदत है। आप देखिए जब सिख समुदाय का नरसंहार हुआ था तो यही कांग्रेस है जो कह रही थी कि जब बड़ा पेड़ गिरता है तो कुछ लोग चले जाते हैं। ये आपके शब्द है तिवारी जी, और आपको क्षमा मांगनी चाहिए इसके लिए। यहाँ बैठ के बेशर्मों की तरह आपने सिख समुदाय का नाम लिया, आपने पगड़ी का नाम लिया। आप उस लायक नहीं है कि आप देश की जो सबसे अच्छी कौम है सिख समुदाय, आप उसके लिए शब्द भी करें, आपको इसके लिए क्षमा याचना करनी चाहिए, और आप पुनः बीच में बोलने लगे। यही आपका सत्य है, जब आप बोल रहे थे वो तुष्टिकरण की राजनीति है। आप यहाँ लोगों का, अरे नागपुर में आपको वोट नहीं किया, अरे नागपुर में वोट नहीं किया, पता तो ब्रजेश जी इनको चुप कराइए। केदार जी उनकी बात हो जाने दीजिए, मैं आ रहा हूँ ना आपके पास। चुप कराइए, नहीं तो अगली बार मौका मेरा भी। केदार जी जब आप बोल रहे थे वो शांति से सुन रहे, एक एक करके बोलिए ना, एक एक करके बोलिए। ठीक, इस तरह से ये कृत्य हर डिबेट में कर रहे हैं। ठीक है, बात कीजिए केदार जी, उनको बोलने देखिए दीजिए, आपके पास आऊंगा। दोनों चीज है, जिस तरह से इन्होंने बात करी है सिख समुदाय की पगड़ी को लेकर, निश्चित रूप से मैं घोर निंदा करता हूं, चूंकि पूर्व में कृत्य हो चुका है। जब राजीव गांधी जी की हत्या हुई थी और उसके बाद में इंदिरा गांधी जी की हत्या हुई थी और उसके बाद में राजीव जी का स्टेटमेंट, इसीलिए मैंने कहा कि मैं घोर निंदा करता हूं। इमरजेंसी लगा के लोकतंत्र को खत्म करने वाली कांग्रेस, और जो ये कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी के लोग अंग्रेजों से जुड़े, भैया कौन लड़ता था क्रांतिकारियों के खिलाफ? जो केस लड़ता था कौन लड़ता था बताइए आप बताइए। चंद्रशेखर आजाद कहाँ है, ये किसने बताया था अंग्रेजों को? तो आपकी वो कौम है, एडविना माउंटबेटन के जो स्टेटमेंट्स थे, अगर मैं उसको कोट करूंगा तो आज अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए मैंने कहा है कि पूर्व में ना जाए। आप अभी 2011 का एक जवाब दे दीजिए, लक्षित हिंसा बिल कांग्रेस लेकर आई थी या नहीं, और उस बिल के क्या क्या प्रारूप थे ये बता दीजिए, कम्युनल वायलेंस, और नहीं तो मैं उसको पूरा उजागर कर दूंगा अगर आप कहेंगे तो जिस तरह से आपका कृत्य है वो धरातल पर है, जनता देख रही है। अब तुष्टिकरण नहीं संतुष्टिकरण की राजनीति हो रही है। अब पॉलिटिक्स ऑफ वोट बैंक नहीं हो रहा है, अब वोट बैंक फॉर परफॉर्मेंस हो रहा है, इसीलिए आपको पीड़ा हो रही है। और मैं निश्चित कहता हूं कि जितनी सीटें हैं उसमें से लगभग हम 75% से ऊपर सीटें जीत रहे हैं। कांग्रेस का जनाधार पूर्ण रूप से समाप्त हो चुका है, 300 से ज्यादा सीटों पर। लेकिन आपने लाख जतन किए कि मतदान प्रतिशत बढ़ेगा, आपने पूरी कोशिश की बूथ स्तर पर, त्रिदेव न जाने क्या क्या किया आपने, लेकिन तब भी नहीं बढ़ा, इसलिए हिंदू मुसलमान पे आ गए क्या? इसका जवाब नहीं दिया आपने। नहीं, मैं जवाब दे देता हूं। हमने तो बूथ स्तर पे पन्ना प्रभारी, बूथ प्रभारी सभी बनाए थे। निश्चित रूप से जो इलाके थे आप भी कवर करते हैं, मैं पुनः आपसे एक प्रार्थना करूंगा, आप कवर करके एक बार देख ले, जो कांग्रेस संबंधित इलाके थे जहां से कांग्रेस को वोट मिलता था, उन इलाकों से वोटिंग परसेंटेज लगातार गिरा है। और जहां भारतीय जनता पार्टी का जो फिक्स वोट बैंक था निश्चित रूप से वो आया है, और जहां बदलाव का बयार था, जैसे मंडला सीट को लेके जिस तरह से हमने बोला था कि वहां वोट परसेंटेज बढ़ाएंगे, निश्चित रूप से बढ़ाए। छिंदवाड़ा को लेके हमने कहा था वहां वोट परसेंटेज बढ़ाए। हमारे जो केंद्रीय मंत्री है वो विधानसभा से हारे थे, लेकिन अभी वोट परसेंटेज बढ़ाए। तो निश्चित रूप से ये जो वोट परसेंटेज जो भी बढ़ाए वो भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी का कमिटेड। वो कह रहे हैं आपका पुराना जिस तरह से कृत्य रहा, चाहे साहवानो मामला हो, चाहे तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने कहा हो कि पहला अधिकार अल्पसंख्यकों का रहेगा, खासकर मुसलमानों का, सरकारी संसाधनों पर। इसके बाद यदि आपका मैनिफेस्टो आता है तो निश्चित तौर पर सवाल तो खड़े होंगे ही, और वो सवाल खड़े हो रहे हैं, इसलिए विपक्ष आपका विरोधी दल सवाल खड़े कर रहा है। चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के पास कोई बीजेपी नहीं है, वो इसलिए हिंदू मुस्लिम करेंगे। हम हिंदू मुस्लिम की मौका तो आप दे रहे हो ना करेंगे हम। अरे वो तो मौका ढूंढ लाएंगे, नहीं भी होगा तो वो बना देंगे। अभी मोदी देश के प्रधानमंत्री किस लेवल पे झूठ बोल गए, मतलब उनका झूठ का स्टाइल क्या झूठ का कि उन्होंने झूठ पूछिए ना। अरे मुसलमानों से जोड़ दिया। अरे देश में अगर आर्थिक सर्वे करने की बात आई है तो उसमें मुसलमान का, अरे आप देश की गरिमा को खो रहे हो। खैर वो तो प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी की आदत है, एक तो नारा वेल्थ रिडिस्ट्रीब्यूशन करके किसको देंगे। हाँ, हमसे ये पूछ रहे हैं कि वो 370 वोट बढ़ाने वाला जो आपका फार्मूला था, सुबह 6 बजे उस पे डिबेट कर चुके हैं ना हम केदार जी। अरे उन्होंने इनको खारिज कर दिया। हमारे समर्थित इलाकों में 370 वोट बढ़े हैं, आप जाके चेक कर लीजिए। आप इनसे पूछ लीजिए कि ये इतने तकलीफ में क्यों है, इतनी घबराहट में क्यों है, अब हिंदू मुस्लिम क्यों। अरे जब आपने कह रहे हो ना कि हमने 5वीं अर्थव्यवस्था बना दी है, हमने स्किल इंडिया लाया है, हमने कोई तो डर रहा होगा ना कांग्रेस को, सेना को मजबूत कर।
जो मध्य प्रदेश में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं दिग्विजय सिंह, अरुण यादव, अल्पसंख्यकों पर कुछ नहीं बोलते। सर इनके पास नेता नहीं है, नियत नहीं है, नेतृत्व नहीं है। सबसे ज्यादा सभाएं और रैलियां भारतीय जनता पार्टी ने करी मध्य प्रदेश में, हैसियत पे आ चुकी है। बताइए कांग्रेस ने कितनी सभाएं करी है? चुनाव लड़ी है क्या? कितने संभागों में कांग्रेस ने सभाएं करी है? लड़ती है वो 60 संगठनों के नाम पर झूठ बोलती है, लोगों को जवाब नहीं देंगे मुस्लिम लीग। चलिए माफी चाहता हूं क्योंकि समय की बाध्यता है, इसलिए चर्चा को यहीं विराम देना होगा। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो रोजगार, महंगाई, तमाम मुद्दों से शुरू हुआ पहले चरण का दौर, दूसरे चरण में आते आते हिंदू मुसलमान मैनिफेस्टो पर आ गया। क्या इस पर कांग्रेस बैकफुट पर चली गई? क्या कांग्रेस को नुकसान होगा? ये तो आने वाला समय बताएगा। फिलहाल तो अल्पसंख्यकों को, खासकर मुसलमानों को लेकर प्रदेश और देश की राजनीति गरमाई हुई है। इसका कितना असर होगा उसके लिए इंतजार कीजिए। बहरहाल मुद्दा तो है। मैं इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।